व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका पाइथन की इस सीरीज के अंदर जिसके अंदर हम पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में अब तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देखा है लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। हमने अपनी पिछली 4 क्लासों में इन सब के बारे में सीखा है अच्छे से, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज क्या करेंगे हम? आज की क्लास में हम पाइथन में इफ स्टेटमेंट होते हैं, जो इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में क्विज दी थी आपको, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी है। इसके अंदर की वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है। तो हमारे पास जो कीज है वो है नेम और एज, और उनकी वैल्यूज है राहुल और 20। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है? प्रिंट किया है स्टूडेंट और की डाला है नेम। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग का काम करता है। तो की के अंदर जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो हमारे नेम नाम की जो की है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है राहुल। तो हम जब इसका कोड लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर राहुल आएगा। चलो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसका डिक्शनरी की क्विज है। तो स्टूडेंट नाम से बनाया, नेम लिखा एंड राहुल। ठीक है। और क्या है? एज दे रखा है इसने, एज इक्वल टू 20। एंड अगर मैं अभी प्रिंट करूं स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमें असाइन नहीं करनी वैल्यू, कॉलन डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल आ गया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया है और हमने सेट के अंदर जो वैल्यूज है वो स्टोर की है। नेट ए कोमा 1 बी कोलन 2 एंड ए अगेन ए कोलन 3। तो हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि हमारे पास सेम कीज नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देख सकते हैं की क्या है, ए बी और ए। तो हमारे पास जब भी सेम कीज आती है तो जो लास्ट वाली की हमने इंसर्ट की होती है उसकी वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देती है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ डेटा, तो हमारे पास ए की वैल्यू तो आएगी 3 और बी की वैल्यू आएगी 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 आई है। ये कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट। इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि कार नाम का एक वेरिएबल है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर दो कीज है, ब्रांड एंड ईयर। हमारे ब्रांड के अंदर जो वैल्यू है वो BMW है और ईयर के अंदर 2020 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कार है, कार में जो की है ईयर, उसकी वैल्यू 2020 से 2022 करना है। ठीक है। और उसके बाद कार डॉट अपडेट है, उसमें कलर नाम का एक की ऐड करना है और उसकी वैल्यू ब्लैक है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इस बार आएगा, ब्रांड आएगा BMW, ईयर आएगा 2022 एंड कलर आएगा ब्लैक। चलो मैं आपको इसका करके बताता हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे पास कार नाम से है एक, ब्रांड है, कौन सी है, BMW। ठीक है। इसके बाद ईयर है 2020। ओके। बस ये दो चीजें हमारे पास। तो हमारे पास क्या किया है हमने, हमने ईयर के अंदर जो हमारा साल है उसकी वैल्यू बदल के 2022 कर दी है। इसके बाद कार डॉट अपडेट में, कार डॉट अपडेट के अंदर हमने कलर नाम का एक की लिया, उसकी वैल्यू ब्लैक सेट कर दी। ठीक है। अगर मैं अभी प्रिंट करूं कार को, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारी जो, एक मिनट, ये यहाँ पर डबल ईयर क्यों आ रहा है? क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें कैपिटल वाई ही रखना पड़ेगा। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि हमारी एक तो वैल्यू है, जो ईयर की वैल्यू है वो 2020 से 2022 अपडेट हो चुकी है। उसके बाद हमने एक अलग की कलर नाम की इंसर्ट की है, उसकी जो वैल्यू है वो है ब्लैक। तो हमने ये डाल दिया। अगर मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करूँ बार को, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ईयर है वो 2020 ही है, 2022 नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने उसके नीचे वाली दो लाइनों में वैल्यू भी अपडेट की है और एक नई की वैल्यू भी इंसर्ट किया है। तो उसका भी आंसर हम देख सकते हैं आप। ठीक है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, वो है व्हाट हैपन्स व्हेन दिस कोड रन्स। जब ये कोड रन होगा तो क्या होगा। अब हमारे पास डी है, डी के अंदर हमारे पास 1 2 और 3। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास डी नाम की एक डिक्शनरी है। इसके अंदर वैल्यूज है A, 1, B, 2 एंड C, कोलन 3। एंड ये हमने, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ डी को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तीनों वैल्यू है, जो तीनों वैल्यू है अपने की वैल्यू के साथ वो तीनों पेयर यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक्स एंड वाई के अंदर वैल्यूज स्टोर की है। एक्स इक्वल टू डी डॉट गेट किया है। और मैंने यहाँ पर की, जो डी नाम की एक की है जो हमारे डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, उसको एक तो कॉल किया है। और एक वाई के अंदर, डी के अंदर मैंने बोला है कि डी नाम की एक की है, उसको प्रिंट करना है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ डी को, एक वन प्रिंट करो अगर मैं यहाँ पे अक्स को, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे कोई एरर आएगी नहीं, यहाँ पर कोई भी एरर हमारे पास नहीं आई है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास एरर कहाँ पर आई है। हमारे पास जो एरर आई है वो आई है इस लाइन के अंदर। जो हमारी डी वाली लाइन है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो बताया था, वो क्या बताया था कि अगर हम इंडेक्सिंग वाले मेथड के थ्रू की को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है, अगर राइट की हुई तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आती है बिना किसी एरर के। लेकिन अगर हमने गेट मेथड का यूज किया तो वो क्या करता है, अगर हमारे पास की नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे ये डी किया है तो यहाँ पर एरर क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो पाइथन है वो क्या करता है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज में काम करता है। तो ये लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा। तो ये पहली लाइन का कोड रन किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं सेकंड लाइन का आउटपुट भी आ गया। थर्ड लाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फोर्थ लाइन में पहुंचा तो इसने यहाँ पर एरर पकड़ ली कि हम इंडेक्सिंग वाले मेथड के थ्रू की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते अगर वो डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं यही इसकी जगह प्रिंट कर देता अक्स को, तो आप देखना यहाँ पर इस बार नन भी आएगा साथ में। जो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है नन, हमारे आउटपुट के अंदर डिक्शनरी की पहले वैल्यू प्रिंट है, उसके बाद जो नन आया है, पर इसके बाद जस्ट बाद हमारा ये लाइन प्रिंट हुआ है, इसके बाद ये लाइन प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद एरर आई है और हमारे पास ये आंसर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये कोड रन हुआ है। एक मिनट। हाँ, तो अब इसने यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कोड रन। अगर हम एडिशनल चीज़ों को हटा दें इसमें से, तो ये क्या बताएगा। ये आपको पता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन कोड को रन कर रहा है। तो ये इस स्टेटमेंट तक तो पहुंचा ही नहीं, इसने यहीं पे एरर दे दी पहले ही। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एरर आई है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट डी इक्वल टू x:1 एंड y:2 है फॉर k इन डी, डी के इक्वल टू डी ऑफ k +1। तो इसमें डी की वैल्यू क्या आएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक मिनट, अगर ठीक है इसको तो हम कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास डी इक्वल टू है A:1 एंड B:2। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फोर के इन डी, फोर के इन डी, क्या बोल रहा है, डी ऑफ के। डी ऑफ के क्या होता है, डी ऑफ के मतलब ये के है, इसके अंदर हमारे पास की इंसर्ट हुई है, एक जो की है उसकी वैल्यू इंसर्ट हुई है ए और बी। अब डी ऑफ क्या क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 और 2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डी ऑफ के में डी ऑफ के +1 कर रहे हैं और बाहर जाके
प्रिंट कर दे रहे हैं डी को। एक मिनट। तो अब यहाँ पर एक एक वैल्यू बढ़ जाएगी दोनों के अंदर। ये कैसे हुआ कोड रन? ये वैसे इस क्लास के बाद जो एल्स वाली क्लास, इसके बाद में आपको लूप बताऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये क्या हुआ है। हमारे पास जो कोड रन हुआ है उसमें डी ऑफ के है। हमारे पास डी ऑफ के मतलब जो पहली वैल्यू है वो डी ऑफ ए, ये है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। और हमने क्या किया है, डी ऑफ ए और डी ऑफ ए +1 किया है। अब हमारे पास डी ऑफ ए की वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास 2 आ रखा है। ऐसे ही सेम चीज जब ये एक बार और लूप रन करेगा तो डी ऑफ बी की वैल्यू भी ऐसे आएगी। हमारे पास डी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमारे पास डी ऑफ बी +2। तो अब ये क्या होगा, 2 + 1 = 3। तो हमारे पास ऐसे आउटपुट आया इसका। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लास्ट क्लास की डिक्शनरी के क्विज के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सारे के सारे। इसके बाद हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्या काम आता है और इसमें सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब या कि मतलब यानी या तो ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। हमारे पास दो ही चॉइस होती है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मेरी एज 18 साल है, तो क्या इसकी दो कंडीशन हो सकती है कि मैं या तो वोट दे सकता हूँ या वोट नहीं दे सकता। तो ये कंडीशन चेक कौन करता है, इफ स्टेटमेंट करता है। अगर मेरी एज 16 साल है तो मैं वोट नहीं दे सकता। अगर 16 साल से 18 साल से ज़्यादा है, 18 साल है, तो मैं वोट कर सकता हूँ। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसे काम आता है। ठीक है। तो वोट इज एन इफ स्टेटमेंट यूज टू मेक डिसीजन इन कोड। ये डिसीजन लेने का काम करता है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो तो आप वोट करो, अगर नहीं हो तो मत करो। ये इस तरह से डिसीजन लेने में काम करता है। रन्स कोड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। मतलब क्या होता है, ये इफ स्टेटमेंट वाला कोड कब रन होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने एज = 14 लिख दिया और अगर मैंने लिख दिया इफ एज इज ग्रेटर देन = 18, देन प्रिंट करो एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जब कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है कि जो एज की वैल्यू है वो 15 है, 18 नहीं है, अगर मैं यहाँ पर 155 133 कर दूँ तो ये प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे मैच कर रही है, ट्रू हो रही है। और हमने जैसे कंडीशन को फॉल किया, एज की वैल्यू 15 हुई, तो ये इसने रन नहीं किया। इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि ये तभी रन करता है जब आपकी कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, ए = 33, बी = 200। चलो अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं। ये तो एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया। हमारे पास A = 33 है, B = 200 है। ठीक है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है इफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। तो बी इज ग्रेटर देन ए, हमें ये प्रिंट करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये मैच कर जाएगा, वरना ये मैच नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हुई कि बी की वैल्यू जो 200 है वो ए से बड़ी है जो कि है 33, तो 200 300 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मैं यहाँ पर 333 की जगह 330 कर दूं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कोड रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉल्स कंडीशन है वो मैच हो रही है और हमने फॉल्स का कोड नहीं लिखा। फॉल्स कंडीशन का कोड क्या बोलता है, एल्स लिखते हैं कि इफ, यदि, और अगर ये नहीं तो ये होगा। अगर प्रिंट किया मैंने, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब
कि अगर बी बड़ा नहीं है ए से तो ए बड़ा होगा बी से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे ए की वैल्यू 330 है, वो बड़ी है, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक काम कैसे करता है। यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यूज है ए और बी, ए की वैल्यू है 33 और बी की वैल्यू है 200। हमारे पास इफ एल्स नाम का एक कोड होता है। जो इफ होता है, इसके बाद हमारे पास आती है कंडीशन, कि हमें क्या कंडीशन डालनी है इसके अंदर। कंडीशन के बाद आता है हमारे पास एक्सप्रेशन, कि हमें क्या एक्सप्रेशन लिखना है, हमें क्या काम करवाना है उस कोड से। अगर प्रिंट बी प्लस बी इज ग्रेटर देन ए है, हमने यहाँ पर क्या कंडीशन रखी है कि बी बड़ा है ए से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है प्रिंट के अंदर कि बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर बी बड़ा नहीं होगा ए से तो ये डायरेक्ट जाएगा एल्स कोड में, इस कोड को रन नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई कि बी इज ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कोड आगे यहाँ पे एग्जीक्यूट, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा एल्स को, एल्स के पास, वो एल्स को ढूंढेगा कोड में। जैसे ही एल्स मिलेगा वो उसके आगे वाली लाइन प्रिंट कर देगा। और अगर हम और एल्स डालें तो वो और चीजों को प्रिंट कर देगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इफ होता है, एल्स होता है और एलिफ होता है। एल्स इफ जिसको हम बोलते हैं, वो तीनों कंडीशन एक साथ काम करती है। अगर सोचो यहाँ पर वैल्यू 200 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पर क्या करता, एल इफ डालता, एल इफ डालने के बाद प्रिंट कर देता यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ प्रिंट, अगर इफ ए इक्वल टू बी है तो मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाता इक्वल, मतलब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इस कोड ने क्या किया है, इस कोड ने क्या किया है कि बी बड़ा है ए से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि दोनों बराबर है। उसके बाद ये सेकंड कंडीशन चेक करने आया एल इफ में, मतलब एल्स इफ, एल्स इफ में क्या है कि ए इक्वल टू बी है, हाँ है, तो ये इक्वल प्रिंट हो जाएगा। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पर ये कर दूं कि ये है और ए इज ग्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं इक्वल, इक्वल डाल दिया मैंने अगर, तब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कर रहा है कि पहले कोड रन हुआ, क्या बी बड़ा है ए से, नहीं, तो ये जाएगा अगले में एलिफ में, क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, तो ये एल्स में चला जाएगा। एल्स में क्या है, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा इक्वल। हमने यहाँ पर एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी है, क्यों, क्योंकि एल्स वो लास्ट कंडीशन होती है, अगर कुछ भी नहीं रन होगा तो ये कोड तो कंफर्म ही रन होने वाला ही है। अगर यहाँ पर नेगेटिव भी डाल दूं मैं, अब यहाँ पे मैं नेगेटिव डाल दूं, तो आपको पता है कि माइनस जो ए है वो छोटा और बी बड़ा है, तो बी इज ग्रेटर देन ए ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर -12 कर दूं, तो अब ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ए बड़ा हो जाएगा बी से। तो इसी ये एल्स फ्लो काम करता है। तो चलो अब इसके अंदर हम आगे पढ़ते हैं क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं कि इफ इट इज रेनिंग तो टेक अम्ब्रेला, मतलब अगर बारिश हो रही है तो छाता लो, अगर नहीं तो मत लो। यही होता है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो ग्रेड ए, अगर लोअर है तो ग्रेड बी, एंड देन लोअर तो ग्रेड सी, एंड सो ऑन। ऐसे ये काम करता है एल्स, इफ एल्स ग्रेड। ठीक है, अब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल। हम इन सब का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख दूं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट, ये नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ इक्वल वाला, कि एल्स है। अब ये कोड हमारा क्या करेगा, ये कोड क्या करेगा कि अगर बी की वैल्यू या तो ए से बड़ी है या बराबर है, तो ये हमारा पहला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। जो हमारा पहला ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा, ये वाला प्रिंट वाला। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ए बड़ा होता है इससे, बी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा। अभी सॉरी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर काम आते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 1200 कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है वो ए से बड़ी नहीं है और ना ही इक्वल है, तो एल्स वाला कोड रन होगा, मतलब ए इज ग्रेटर देन होगा।
ए इज ग्रेटर देन बी होगा। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। ठीक है। तो ये जो हमारे जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी ये चीजें हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, हम इन सब चीजों का यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट में कंडीशन के तौर के ऊपर। ठीक है। अब हाउ इफ वर्क्स, मैंने आपको इसका फ्लो बता दिया है, लेकिन यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए। कंडीशन ट्रू और फॉल्स होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला कोड ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला रन होगा। इफ ट्रू, अगर इफ ट्रू तो कोड रन होगा इफ वाला। अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तो इफ वाला स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स वाला ये प्रिंट होगा, मतलब इफ को स्किप कर देगा और एल्स वाला एलिफ वाले के अंदर चला जाएगा कोड। अब अभी हमारे पास है नंबर इक्वल टू 15। इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर आप बताइए कि जो नंबर है हमारे पास, क्या वो जीरो से बड़ा है? हाँ है। तो ये पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 15 की जगह -15 लिख दूं, तो क्या -15 जीरो से बड़ा है? नहीं। तो ये इस ब्लॉक को स्किप कर देगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स के अंदर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, हमने एल्स ब्लॉक ही नहीं बनाया है। तो इसका आउटपुट ही होगा। इसके बाद जो हमारे पास होगा वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था कि इंडेंटेशन क्या होती है। इंडेंटेशन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्पेसिंग से मतलब होता है। इंडेंटेशन को हम स्पेसिंग बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 स्पेस आते हैं, जिसकी हेल्प से हम स्पेसिफाई कर पाते हैं कि इफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट को ऐसे यहाँ कर दूं तो ये डेफिनेटली एरर देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी इंडेंटेशन ही खराब हो रखी है। एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, मतलब इफ स्टेटमेंट के बाद एक इंडेंटेशन का ब्लॉक आता है, वो हमने यहाँ पर मिस कर दिया है। तो हमें यहाँ पर टैब प्रेस करना है, तो हमारी इंडेंटेशन सही हो जाएगी और हमें इस पर हम इजीली काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। इसके बाद आता है पाइथन यूजेज स्पेस इंडेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था। और जो रॉन्ग इंडेंटेशन का जो मैंने भी आपको प्रूव करके बताया कि इफ ट्रू के नीचे डायरेक्ट हम उसके नीचे से, इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी मैं अगर मैंने a इक्वल टू 23 b इक्वल टू 23 लिया, अब मैं यहाँ पर इफ a इज ग्रेटर देन b डाला और जैसे मैंने सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर इंडेंटेशन पहले से ऑटोमेटिकली हो जाती है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर इंडेंटेशन को हटा देते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं ए, तो ये यहाँ पर डेफिनेटली एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडेंटेशन का ब्लॉक है ही नहीं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर इंडेंटेशन को रखना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी के बराबर है, तो इसने इस इफ स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। अगर मैं यहाँ इक्वल डाल दूं तो ये 100% प्रिंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये था हमारा इंडेंटेशन के बारे में, जिसमें करेक्ट वर्जन मैंने आपको बता दिया और रॉन्ग भी बता दिया। इसके बाद आता है मल्टीपल स्टेटमेंट इन इफ। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन इफ, तो अब बारी आती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन इफ। मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इफ के अंदर? मतलब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इक्वल टू, जो मैंने एज वाला आपको बताया था, मैं आपको भी बताता हूँ इसके बारे में वापस। अगर मैंने यहाँ पर एज लिख दिया, एज इक्वल टू 20 डाला, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ, तो प्रिंट कर देना, तो मैंने अपने कोड को बोला है कि प्रिंट कर देना एडल्ट है। ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ और प्रिंट करवाना, तो मैं इसको बोल दूंगा कि प्रिंट करवा देना कि कैन वोट, कि वोट भी कर सकता है अगला बंदा। ठीक है। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडल्ट और कैन वोट प्रिंट हो गया। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर इंडेंटेशन, हमें सिर्फ एक ब्लॉक चाहिए इंडेंटेशन का। अगर मैं इसकी इंडेंटेशन गायब कर दूं तो भी कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे इफ के बाद में एक इंडेंटेशन का ब्लॉक है। लेकिन अब इस कोड में दिक्कत क्या है? इस कोड में दिक्कत ये है कि अगर एज 18 प्रिंट, अगर हमारी एज की जो वैल्यू है वो 18 से कम भी होगी, तो भी यहाँ पर हमेशा कैन वोट प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि
जो इफ स्टेटमेंट के अंदर इंडेंटेशन का कोड है वो इसको स्किप कर देगा, क्योंकि एज की वैल्यू 16 है जो कि 18 से ज्यादा नहीं है, तो ये अडल्ट की लाइन को तो स्किप कर देगा। लेकिन अब ये जो केन वोट वाली लाइन है ये इसको इफ स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं मान रहा, ये मान रहा है इसको मेन कोड का पार्ट, तो ये डायरेक्ट केन वोट प्रिंट कर देगा। तो हमें यहाँ पर इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अगर हम अब मैं प्रिंट कराऊँ तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया अडल्ट और कैन वोट। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट वाली लाइन को, अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रिंट वाली लाइन को ऐसे कर देता हूँ और कैन वोट वाली लाइन को इंडेंटेशन के साथ छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट के तुरंत बाद इंडेंटेशन का ब्लॉक आना चाहिए, उसके बाद ना एक लाइन छोड़ के दो लाइन छोड़ के वो नहीं आना चाहिए। इस चीज का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी एज 20 वापस करूँ तो कैन वोट और ये दोनों प्रिंट हो जाएगा, अडल्ट और कैन वोट। तो ये था हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन इफ। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं यहाँ पर और भी मल्टीपल चीजें लिख सकता हूँ कि मुझे एज क्या है ये भी पता चले सामने वाले की, तो मैं एज भी लिख दूंगा। तो एज है 20 वो भी प्रिंट होगा। हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन वो इफ ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। अगर हमने इंडेंटेशन गायब की तो वो इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं रहेंगे और हमारा जो हम चाहते हैं वो आंसर नहीं आएगा, जो आउटपुट नहीं आएगा। इसके बाद आता है बूलियन इन इफ, कि बूलियन वैल्यूज है वो इफ के अंदर कैसे काम करती है। हमारे पास बूलियन वैल्यू ऐसे काम करती है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इज ट्रू इक्वल टू, ट्रू डाला मैंने, इफ, अगर मैंने डायरेक्ट लिखा इफ इज ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर दो वेलकम, वरना मत करो प्रिंट। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? वेलकम प्रिंट हुआ। अब इसने ये कैसे काम किया? इसने ये काम किया कि इफ इज ट्रू, जो इज ट्रू है क्या उसकी वैल्यू ट्रू है? हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक्चुअल कंडीशन है वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अगर फॉल्स हुई तो वो रन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो इज ट्रू है, तो ये काम कोड सही, ये कोड हमारा सही से काम करेगा क्योंकि इज ट्रू की वैल्यू ट्रू है। तो इसने बोला कि इफ ट्रू देन प्रिंट वेलकम। अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स कर दूं तो यहाँ पर यह कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये इफ ब्लॉक को स्किप कर देगा क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स है, और एल्स ब्लॉक में जो भी होगा उसको प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पर लिखूं नॉट वेलकम, तो अब यहाँ पर ये नॉट वेलकम प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को वापस स्वेप करूँ ट्रू से तो ये वेलकम प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा बूलियन इन इफ। हम बूलियन वैल्यूज को इफ के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ट्रूथ वैल्यूज, फॉल्स वैल्यूज, जीरो, समीशन, एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट और सेट, जो हमने आपको पहले से बता रखा है कि बूलियन के अंदर कौन सी वैल्यू एम्प्टी होती है, कौन सी वैल्यू नॉन एम्प्टी होती है, कौन सी वैल्यू फॉल्स स्टेटमेंट देती है और कौन सी वैल्यू ट्रू स्टेटमेंट देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने बूलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि फॉल्स वैल्यूज होती है वो होती है जीरो। ये जो डबल कोलन होते हैं, डबल कोट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ भी स्पेस भी ना हो तो वो फॉल्स वैल्यू माना जाएगा। इसके अलावा नन और एम्प्टी लिस्ट और सेट, इनको हम फॉल्स वैल्यूज मानेंगे। ये पांच जो चीजें हैं इनको फॉल्स मानेंगे। इसके अलावा कुछ भी वैल्यू लिखो, आप 1 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो, इन पांच के अलावा वो हमेशा ट्रू ही काउंट होगी। नॉन जीरो नंबर्स और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ये सारी जो हमेशा ट्रू वैल्यूज होती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह ये डबल कोट्स लिख दूं तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर होगा नॉट वेलकम। क्यों? क्योंकि हमारे इस डबल कोट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर मैंने स्पेस दे दिया तो यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिससे भी बताया था कि डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ ना हो, अगर हमारे पास यहाँ जीरो हो, फॉल्स हो, इसके अलावा एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी सेट हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू, जो हमारे पास एम्प्टी सेट हो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा फॉल्स होती है और उसका आउटपुट हमेशा जीरो आता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये कोई रैंडम वैल्यू भी लिख दूं तो ये वेलकम प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ट्रू कंसिडर की जाएगी। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट के बारे में। मैंने आपको इसके साथ एलिफ और
एल्स स्टेटमेंट भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब इनके बारे में भी अच्छे से जानने का टाइम आ गया है। तो मल्टीपल कंडीशंस होती है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी भी मार्क्स के बारे में, अगर किसी भी बच्चे की ग्रेड्स के बारे में बताना हो, अगर सोच लीजिए मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के 90, 95 आए हैं 100 में से, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, तो प्रिंट करो कि ग्रेड है वो है ए है, ग्रेड ए आई है बच्चे की, ठीक है। ये हमारे पास होगी एक कंडीशन। इसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस का मतलब है एल्स इफ, मतलब एलिफ। जो एल्स इफ एलिफ होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एल्स इफ, ठीक है। इसके अंदर हम फिर कंडीशन लिखते हैं। तो एलिफ के अंदर हमारे पास वो कंडीशन होगी इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 85, चलिए 80, तो प्रिंट करो ग्रेड बी, ठीक है। एल इफ मतलब एल्स इफ, वापस से एल इफ एक और कंडीशन दे देते हैं, सॉरी, मार्क्स आर ग्रेटर देन 60, तो प्रिंट करो ग्रेड सी, ठीक है। एल्स अगर मार्क्स जो है वो लेस देन है 660, तो प्रिंट करो ग्रेड, नहीं एल्स, ये हमारे एल्स की स्टेटमेंट के अंदर हमें कोई कंडीशन नहीं देनी होती, मैं बता देता हूँ वापस से आपको, ग्रेड डी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ अब, तो हमारे पास जब 95 वैल्यू है, तो हमारे पास जो ग्रेड है वो आ गई 95। अगर मैं मेरे पास 23 हो तो हमारे पास ग्रेड डी आएगा, अगर 75 हो तो ग्रेड सी आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 में ग्रेड सी कैसे आया, हमने चेक किया मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है मार्क्स, 75 नहीं, तो इसने इस ब्लॉक को स्किप किया, इतने से ब्लॉक का ना, जो हमारा इतना ब्लॉक है इसको स्किप किया, इस ब्लॉक में आ गया इस एलिफ वाले। एलिफ में इसने बोला कि मार्क्स की वैल्यू है वो 80 से ज़्यादा है, तो हमने देखा कि नहीं 80 से ज़्यादा भी नहीं है, तो इसने इस ब्लॉक को भी स्किप कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये इस ब्लॉक में आया, ये बोल रहा है कि मार्क्स की वैल्यू 60 से ज़्यादा है 75, हाँ, तो अब इस ब्लॉक के अंदर गया और इसको प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट करते ही ये कुछ नहीं देखेगा, डायरेक्ट कोड से बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोड के बाहर इंडेंटेशन हटा के प्रिंट करूँ कि कोड डन, तो ये कोड डन वाली लाइन डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने कंडीशन मैच की, इसने उस ब्लॉक के अंदर की जो भी वैल्यूज है, जो भी स्टेटमेंट्स है, उसकी उसका उसको उनको रन किया, और उनको रन करने के बाद डायरेक्ट कोड के बाहर आ गया इफ स्टेटमेंट के, और जो कोड के बाहर की चीजें उनको रन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जब मल्टीपल कंडीशंस हो, इसके लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल आपको ऊपर भी दिया था कुछ एलिफ वाले में, एक मिनट मैंने वो हटा दिया शायद से, तो ठीक है उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया, और याद रखना ये मार्क्स वाला जो है ये भी कोड एकदम परफेक्ट भी नहीं है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। सोचिए अगर पेपर 500 नंबर का हो और मैंने 750 कर दिया, तो भी ये ग्रेड ए ही देगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो दोनों तीनों कंडीशंस भी मैच हमें हमेशा हमारी करनी चाहिए। और भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे। हो सके तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन जो इसको जो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे। तो अभी हम देखते हैं इसमें आगे कि एलिफ स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस के साथ हम कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया है जस्ट कि हमने कैसे सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ एक स्टेटमेंट, एक ही कोड के अंदर लेकर आए और उसमें काम किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे क्या है, वोट इज एलिफ, एलिफ चेक्स अनदर कंडीशन इफ प्रीवियस इज फॉल्स। मतलब अगर प्रीवियस कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अगली कंडीशन चेक करता है, अगर ये भी गलत होती है तो ये अगली चेक करेगा, और अगर ये भी गलत होती है तो एट द एंड ये एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा और जो कुछ भी होगा उसको रन कर देगा। इसके अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू 33, बी इक्वल टू 33। जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था इक्वल वाला, कि ये इक्वल होगा या नहीं, कैसे वैल्यूज इसमें काम करती है, ये यहाँ पर, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है स्लाइड के अंदर, कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। एल इफ मतलब एल्स इफ ए इक्वल टू बी है तो प्रिंट करना है हमें इक्वल। अगर मैं आपको इस कोड को लिख के बताऊं कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए इक्वल टू 33 दे रखा है एंड बी इक्वल टू 33 दे रखा है। इसमें बोल रखा है इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बोल रहा है प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है। इफ ए इक्वल टू बी है तो प्रिंट इक्वल, ठीक है, तब यहाँ पर इक्वल प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो गई कि बी ए से बड़ा है। क्या बी ए से बड़ा है? नहीं, बराबर है, तो ये नीचे वाली कंडीशन में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 333 कर दूं तब ये ऊपर वाली स्टेटमेंट जो प्रिंट हो जाएगी जिसमें बी इज ग्रेटर देन ए ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये हमारा एग्जाम्पल था। इसके अंदर क्या मल्टीपल एलिफ, मल्टीपल एलिफ का स्कोर है, उसको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या लिख रखा है हमने कोड में, जो मैंने यहाँ पे आपको भी कोड बताया करके स्कोर वाला, ये कोड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल एल इफ में क्या है, हमारा स्कोर है 75, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95। याद रखना, ये हमने जो ग्रेटर देन लगाया है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली 90 से बड़ा है, 91 होगा। अगर हमने यहाँ पर 90 रखा तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर 90 रखूँ ना, अगर मैं यहाँ पर 90 रखूँ तो ये ग्रेड बी के अंदर आएगा, ना कि ग्रेड ए के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। अगर मैं जैसे यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो ये ग्रेड ए के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया है कि हमारा जो वैल्यू हो वो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा हमारे कंडीशन से। मतलब अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से स्ट्रिक्टली बड़ी होगी, मतलब 91, 92, 93, 94 और एंड सो ऑन, ऐसा होगा। अगर 90 बोलते हैं कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन प्रिंट ए, एल इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 80 प्रिंट बी, एल इफ score is greater than 70 print C, only first true condition runs। मतलब जो पहली ट्रू कंडीशन होगी वो रन करेगी। स्कोर अगर 75 है, क्या 90 से बड़ा है? नहीं, तो ये रन नहीं करेगा, एलिफ में जाएगा। एलिफ में क्या है, एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन 80, क्या 75 80 से बड़ा है? नहीं, तो ये इसको भी निगलेक्ट इग्नोर करेगा और अगले एलिफ में जाएगा। एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन 70, यस, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा सी। तो ये था हमारा एलिफ का कोड। इसके बाद आता है एल्स, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन होता है हमारा एल्स कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एल्स डाल दूं, इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती। मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिफॉल्ट कंडीशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 3333 कर दूं तो ये लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए नहीं, यहाँ पे तो 10 गुना का फर्क है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 10 गुना क्या है, तो ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्या बी बड़ा है ऐसे? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एलिफ में चला जाएगा। क्या ए बराबर है बी के? नहीं, तो ये एल्स में चला जाएगा। जो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। एल्स के अंदर जो भी चीजें होगी वो सारी प्रिंट हो जाएगी। याद रखना, हमारे यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, इफ की, एलिफ की या एल्स की, तीनों में से किसी की भी एक बार भी कंडीशन ट्रू हो गई, एल्स वाली तो वैसे बाय डिफॉल्ट होगी। अगर इफ और एलिफ में कुछ भी ट्रू नहीं होगा तो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा कोड पूरा। अगर इफ और एलिफ में अगर एक भी सिंगल कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो वो डायरेक्टली ही जो उस इफ या एलिफ ब्लॉक के अंदर लिखा है उसको रन करके कोड से बाहर निकल जाएगा, इफ के ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। याद रखना इस चीज को। तो एल्स है डिफॉल्ट केस। ठीक है, व्हाट इज एल्स?
रन्स व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, मतलब जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाले कोड में चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 35 रखा, क्या 35 90 से बड़ा है? अगर नहीं तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एलिफ में चला जाएगा। एलिफ में क्या है, क्या 80 से बड़ा है 35? नहीं, तो अगले वाले एलिफ में चला जाएगा। एलिफ में क्या, मार्क्स 60 से ज्यादा है? नहीं, 35 60 से बड़ा नहीं है। तो फिर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जाने के बाद ये ग्रेड डी प्रिंट करेगा, और हमारा आउटपुट आएगा ग्रेड डी एंड कोड डन। तो ये था हमारा कि when all conditions are false then the code is running। मतलब a equal to 200, b equal to 33 है, if b is greater than a, क्या b a से बड़ा है? नहीं, false, तो else कंडीशन में जाएगा, और b is not greater than, ये लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है इवन और ओड का एग्जाम्पल। अब इवन और ओड का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि नंबर इवन है या ओड है। आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं इसके अंदर। मैंने जैसे नम लिया, ये मैंने नम लिया, हम इसे इसके पीछे देख के पता कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ओड है। और ना इसके अलावा हम अगर नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होगा तो प्रिंट इवन एल्स प्रिंट कर देगा ओड। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है। अगर मतलब अगर किसी कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर इवन है। अगर 0 नहीं आता तो वो नंबर ओड होता है। मतलब अब देखिए, ये नंबर क्या है, ये ओड नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 2 डाल दूं तो ये नंबर इवन हो जाएगा। मतलब जो लास्ट वाला नंबर होता है अगर वो 2 से डिवाइड होता है, तो लास्ट वाला नहीं, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर जो है, अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 340 मतलब ज्यादा हो जाएगा, 34 डिवाइड बाय 2, ये कितनी बार जाएगा इसका? 17 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगर मैं इसी 34 को डिवाइड बाय 3 करूं, या अगर 33 को डिवाइड बाय 2 करूं, तो ये कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 टू जा 32, बच गया कितना? 1। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज 1 है तो ओड होगा। अगर मैं यहाँ पर नम मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 डाल दूं, तो अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो वो नंबर ओड होता है, अदरवाइज इवन होता है। अब आप देख सकते हैं इवन आएगा, ये कंडीशन इस बार भी ट्रू हुई है। क्यों? क्योंकि नम मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 1 होगा। नहीं, ये 0 बार इसमें ना रिमाइंडर 0 बजेगा। 0 बजती है हमारा ऊपर वाला ब्लॉक फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही एल्स कंडीशन में भाग जाएगा, और जो वहां पर पड़ा होगा उसको प्रिंट कर देगा। ये था हमारा इवन और ओड का एग्जाम्पल। इसके बाद आता है शॉर्ट हैंड इफ। मतलब वन लाइनर इफ क्या होता है? इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट यस, एल्स इफ इन वन लाइन। हम एल्स इफ को भी वन लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है। ये भी बहुत जगह काम आता है। मैंने यहाँ लिखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो क्या बोल रहा है ये? प्रिंट करो यस। क्या ये प्रिंट होगा? हाँ, प्रिंट होगा। अब ये कैसे हुआ? इसने ऐसा बोला है। आप अगर इसको ऐसा समझ नहीं पाए तो हम अगर ऐसे करें, अगर इसको ऐसे रन करें, तो ये वही चीज़ है। हमने इसको हटा के यहाँ पर रख दिया और कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या है, इसने क्या चेक किया कि 5 2 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही इफ ब्लॉक के अंदर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो डायरेक्ट प्रिंट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 इज लेस देन 2, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 2 से छोटा थोड़ा है, ये तो बड़ा है। ये हो गया इसका। अब हमारे पास एल इफ एल्स इन वन लाइन। इफ एल्स जो है वो एक लाइन के अंदर कैसे होगा? ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 5 है। इसने क्या बोला है? प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास जो वैल्यू है ए इक्वल टू 2 है एंड बी इक्वल टू 5 है। इसने क्या बोला है? प्रिंट 1 मिनट, प्रिंट ए। ये प्रिंट ए, ये कब होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब
ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो प्रिंट करो ए को, समझे? एल्स प्रिंट बी। 1 मिनट। प्रिंट ए और बी। ओके ओके, हमने वैल्यूज, ओके यहाँ पे कोलन नहीं लगाना, सॉरी। हाँ, यहाँ पर ये कोलन नहीं है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है कि ए बी से बड़ा है, क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पर बी प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 22 कर दूं तो ए इज ग्रेटर देन बी। हमने क्या लिखा है, ये इस लाइन को समझते हैं पहले। ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये पूरा एक साथ लाइन होगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रिंट ए। इसने पढ़ा है कि प्रिंट ए, लेकिन कब? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो प्रिंट करो ए को, एल्स प्रिंट करो बी को। क्या ए बी से बड़ा है? हाँ। तो इस बार प्रिंट क्या होगा? इस बार प्रिंट होगा ए। तो ये होता है हमारा इफ एल्स इन वन लाइन। इस तरह से हम इफ एल्स को एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है असाइन वैल्यूज। हम वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हैं। मतलब x इक्वल टू 10 है एंड y इक्वल टू 20। एक मिनट, हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है, तो हमने क्या किया है कि इफ x इज ग्रेटर देन y है, तब बिगर करो, बिगर के अंदर x की वैल्यू डाल दो, एल्स y प्रिंट करो बिगर को। ठीक है, मतलब बिगर इक्वल टू x इफ x is greater than y, else y and प्रिंट करो बिगर को। अब ये क्या कोड क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो बिगर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर x की जो वैल्यू है वो 10 है। शो कर देता हूँ, 120 कर दी, तब यहाँ पर 120 प्रिंट हो गया। मतलब दो नंबर में से सबसे बड़ा नंबर। या आप अगर ये कोड अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको ऐसे बताता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पर कोष्टक लगा दूँ, ये ब्रैकेट्स लगा दूँ, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, ऊपर लाइन है, तो आप इसको एक सेपरेट कोड समझिए और एक इसको एक हल्का सा अलग से समझिए। ठीक है, अब इसमें आप ये समझिए कि बिगर नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है। इस बिगर नाम के वेरिएबल में हमारे पास क्या हो रहा है, बिगर नाम के वेरिएबल में हमने एक इफ कंडीशन का यूज किया है। जैसे हमने ये कंडीशन है ना, हमने यहाँ क्या किया, अब यहाँ पर कोड कैसे रन हुआ, अक्स के अंदर 10 असाइन हुआ, वाई के अंदर 20। अब ये देख रहा है बिगर, बिगर के अंदर क्या असाइन होगा, बिगर इक्वल टू, मतलब बिगर के अंदर कोई वैल्यू असाइन होनी है, इसने इतना बताया है। अब ये बोल रहा है कि अक्स की बिगर के अंदर अक्स डाल दो, लेकिन कंडीशन क्या है उसकी कि अक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। क्या अक्स वाई से बड़ा है? क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं। अगर अक्स वाई से बड़ा नहीं है तो हम कोड आगे चलेगा और ये बोलेगा एल्स, मतलब ये कंडीशन यहाँ फॉल्स होती है, एल्स में चला जाएगा। एल्स में क्या, वाई है, तो वाई की जो वैल्यू है 20 वो बिगर के अंदर आ जाएगी, और हमने यहाँ पे बिगर प्रिंट कर दिया 20। तो ये था अक्स की वैल्यू बिगर में प्रिंट होने के लायक। कि ये कैसे काम हो रहा है, तो अक्स है, एल्स हमना BIGG बिगर इक्वल टू वाई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ये जो बिगर नाम का एक वेरिएबल है वो अलग से, जो बिगर नाम का एक वेरिएबल है वो कंप्लीटली इसके बराबर है, इस पूरे स्टेटमेंट के इक्वल में है ये। मतलब इसका जो कंक्लूजन आएगा वो इस बिगर के अंदर स्टोर होगा। समझे? आई होप इस बार समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, एंड। अब यहाँ पर देखिए आप, ए बी और सी का काम है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है, 10 5 पे 20। ए, एक मिनट, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 20। आई बोल रहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट करना है बोथ आर
वैसे बड़ी है, सी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है। हाँ, ये भी सही है। और इसके बीच में हमने एंड का यूज किया है। एंड का यूज करते ही क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर एक और एंड कंडीशन लगा दूं और मैं लिख दूं कि बी इज लेस देन सी, तो आप बताइए बी लेस देन सी है क्या? 5 20 से छोटा है? हाँ छोटा है। मतलब आपके पास सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब तो ये प्रिंट होगा बोथ आर करेक्ट या ऑल थ्री आर करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन सी कर दूं, क्या 5 20 से बड़ा है? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ठीक है। अब यहाँ पर ये नॉट करेक्ट प्रिंट करेगा, मतलब आपके पास अगर एक भी स्टेटमेंट या एक भी कंडीशन गलत है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, या एल्स वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट जो पार्ट होता है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद आता और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में ऐसा कुछ नहीं है। और ऑपरेटर में अगर मैं यहाँ पर और डाल दूं और यहाँ पर भी और डाल दूं, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर इनका साइन चेंज कर दूं, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ए इज बी इज लेस देन सी, क्या बी सी से छोटा है? मतलब 5 20 से छोटा है? हाँ। अब आप देखिए इन तीनों कंडीशन के अंदर एक कंडीशन ट्रू हो गई, बी इज लेस देन सी। जैसे ही ये एक कंडीशन ट्रू हुई, इसने सारी कंडीशंस को ट्रू कर दिया, और आपके पास जो आउटपुट आएगा इस बार आएगा बोथ आर करेक्ट। हाँ, अगर और कंडीशन के अंदर और लॉजिक के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे ही गलत हो, मतलब ए ए भी बी से छोटा नहीं है, सी भी ए से छोटा नहीं है, और बी सी से बड़ा नहीं है, ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स है, तब जाकर ये एल्स वाला पार्ट जो कि बाय डिफॉल्ट रन होता है कोड सही हो जाएगा कंडीशन। क्यों? क्योंकि ए बी के बराबर है नहीं है, तो ये इतना सा पार्ट ट्रू हुआ, तो इसने सारा का सारा पार्ट ट्रू कर दिया। ट्रू करते ही यहाँ पर बोथ आर करेक्ट इफ वाला पोर्शन है जो कोड का वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा और का। इसके बाद आता है नोट का। नोट का क्या है? इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब अगर, चलो इस कोड में बता देता हूं मैं, इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ओके, या ए बी से बड़ा है और यहाँ पर ए बी से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्या ए बी से बड़ा है? एक्चुअल में नहीं है, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर अगर एल्स डालूं प्रिंट रॉन्ग, तो यहाँ पर ये रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से बोल के बता रहा हूँ, ढंग से सुनना इसको। हमने इस कोड में लिखा है x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है। अब हमने यहाँ पे लिखा है इफ नॉट। आप हमेशा ना डायरेक्ट ये जो ऑपरेटर्स है इनके ऊपर मत जाएगा। ये जो नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, डायरेक्ट इनके ऊपर मत जाइए। पहले आप देखिए इस टोटल कंडीशन का मतलब, पहले आप बताइए इस टोटल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ए बी से बड़ा है। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, नहीं है, तो ये रॉन्ग वाला प्रिंट हो गया। अब इस कोड में देखिए इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन रिवर्स, मतलब कंडीशन उल्टी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये था। अगर मैं इसको ये कर दूं, अब आप देखिए ओके प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा लॉजिक ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद जो हमारा आता है कंबाइंड एग्जाम्पल। तो कंबाइंड एग्जाम्पल है, उसमें क्या है, एज इक्वल टू 25 है और इज स्टूडेंट इक्वल टू फॉल्स है। मतलब इफ एज इज ग्रेटर देन 18 है और एंड हमने लगाया। मैंने आपको पहले क्या बोला कि पहले कंडीशन चेक कीजिए। आप यहाँ पर देखिए कि जो एज है वो 18 से बड़ा है। क्या एज की वैल्यू जो 25 वो 18 से बड़ी है? हाँ बड़ी है। एक कंडीशन हो गई ट्रू। तो दूसरी कंडीशन है नॉट इज स्टूडेंट, की मतलब इज स्टूडेंट की वैल्यू जो है फॉल्स है, उसका उल्टा क्या होगा? इज स्टूडेंट क्या है? फॉल्स। इज स्टूडेंट फॉल्स है, उसका हमने कर दिया नॉट, मतलब ट्रू। अब ये पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। ट्रू ट्रू क्या हो गया? यहाँ पर जब एंड ऑपरेटर आता है तो ट्रू और ट्रू मिलकर ट्रू बनाता है, और ट्रू बनाते ही ये प्रिंट स्टेटमेंट एलिजिबल कॉल हो जाएगा और यहाँ पर एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये नोट नहीं होता तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आती या फॉल्स हो जाती, और ये
ट्रू होती है, तो ट्रू एंड फॉल्स एंड के केस में फॉल्स ही बनाता है। याद रखना, फिर से सुन लेना कि एंड, जब एंड लगा हो बीच में, तो आपके पास सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होना मैंडेटरी है। अगर एक भी फॉल्स हुई तो पूरा का पूरा कोड फॉल्स हो जाएगा, जो सारा कंडीशन का सिस्टम है वो फॉल्स में चला जाएगा। हमने यहाँ पर एज इक्वल टू 25 डाल रखा है, इज ट्रू इक्वल टू ट्रू डाला है, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 डाला है। ये पहला इफ हो गया। अब इफ के अंदर मैंने इफ डाल दिया इज ट्रू, तो प्रिंट करो अडल्ट, ठीक है। मैंने इफ के अंदर इफ डाला है, तब उसको बोलते हैं नेस्टेड, ये प्रिंट हो गया अडल्ट। अगर मैं इसके अंदर और इफ डालूं, इज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर अब यहां पर आप एक मिनट, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या हुआ है कोड के अंदर। यहाँ पर एज की वैल्यू 25 है। जो एज की वैल्यू पहला इफ ये कोड आएगा, पहला इस लाइन को रन करेगा इफ में। अब इफ के अंदर इसने देखा इंडेंटेशन है, तो ये इसी ब्लॉक का पार्ट होगा। तो एज की वैल्यू 18 है, एज की वैल्यू 25 है, वो 18 से बड़ी है, हाँ, तो ये इस ब्लॉक के अंदर चला गया। इस ब्लॉक के अंदर इज ट्रू, ये इस ट्रू की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये कंडीशन, क्योंकि ये इज फॉल्स की वैल्यू फॉल्स हो गई, जो कंडीशन फॉल्स होते हैं ये इफ को छोड़ के भाग जाएगा और एल्स के अंदर घुस जाएगा, और एल्स में जो वैल्यू है, जो स्टेटमेंट है, उसको प्रिंट करवा देगा फॉल्स वैल्यू वाला, ठीक है। तो भी हमारे कोड के अंदर कितना था, हमारे कोड के अंदर ये लाइन नहीं थी, जो हमने एग्जाम्पल दे रखा उसके अंदर ये लाइन नहीं थी और ये लाइन नहीं थी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो अडल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये था नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स होता है, ये नेस्टेड तो मैंने इफ ही बताया, हम नेस्टेड इफ एल्स भी डाल सकते हैं। ये क्या है, अल्टरनेटिव यूजिंग एंड गेट की हेल्प से। मतलब इफ एज इज ग्रेटर देन 18 से, तो उस पॉइंट के ऊपर जब वो कोड कर रहा है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इस जगह पे मैं क्या लिखूं, इस, है ना। मतलब आप समझिए कि एक ब्लॉक है कोड का, उसमें उसको एक दो लाइन कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं, मुझे इसके अंदर ये कंडीशन डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। अगर वो कंफ्यूज होता है ना, तो वो सिंपली क्या करता है कि वहां पर लिख देता है पास। पास का मतलब क्या है, जब कोड रन करेगा तो डायरेक्टली पढ़ेगा कि पास स्टेटमेंट है, और वो उसको, जो हमारा इंटरप्रेटर है, उसको इग्नोर करके चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पास का मतलब यही होता है कि आप उस स्पेस को फ्यूचर के लिए रिजर्व करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कोड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम उस कंडीशन को हटा देते हैं तो वो पूरा कोड बिगड़ जाता है। इसके लिए हम उसको रखते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको हम पास कर सकते हैं डायरेक्टली। इफ ट्रू, यहाँ पे देख सकते हैं पास, ये प्रिवेंट करता है एरर को, मतलब एरर आने से रोकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर आप यहाँ पर सोचिए, मुझे इसके बाद कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना है इस ट्रू के बाद, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा पास, ठीक है। पास लिखा, तब ये क्या करेगा, ये कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर पास की जगह कुछ ना लिखूं, सोचिए कुछ नहीं लिखूं, तो ये एरर दे देगा, इनकम्प्लीट इनपुट। मतलब अगर मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पास देके निकल सकता हूँ और अपना आगे का काम कर सकता हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर जैसे हमें यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है कि ग्रेड के, अगर मार्क्स 60 के ऊपर हो तो हमें बी प्लस ग्रेड देनी है या सी ग्रेड देनी है, तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम पास स्टेटमेंट देके छोड़ देंगे। तो अगर अभी मैं यहाँ पर वैल्यू 60 से ऊपर 65 डालूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं है, क्योंकि इसने पास पढ़ा, पास पढ़ा, पास पढ़ने के बाद एक कोड बाहर निकला और कोड डन प्रिंट कर दिया। तो ये होता है पास स्टेटमेंट का एक्चुअल यूज। इसके बाद आता है मैच स्टेटमेंट। मैच स्टेटमेंट क्या होता है, मैच स्टेटमेंट के अंदर होता है, जैसे अदर लैंग्वेजेस में हमारे पास होता है स्विच के स्टेटमेंट। मतलब अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर कुछ भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये तो होगा ही। मतलब हमारे पास ये होता है अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स। मल्टीपल इफ एल्स का अल्टरनेटिव अगर हमारे पास हो कोई चीज, तो वही ये तो ये वही चीज है। अगर मैं इसको बताऊं मैच स्टेटमेंट के बारे में, तो कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, एक मिनट। हाँ, अगर जैसे 7 दिन होते हैं हमारे पास एक डे के अंदर, मैं अगर लिखूं डे इक्वल टू 3, हमारा थर्ड डे क्या है,
तीसरा दिन क्या होगा? तो मैंने एक मैच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। मैच स्टेटमेंट में क्या है? हम पहले लिखेंगे मैच, जो हमारा सिंटेक्स होगा उसमें आएगा मैच, मैच के बाद आएगा हमारी कंडीशन कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, किसके इक्वल हम काम करेंगे, तो डे। मैच के बाद आएगा डे, इसके बाद हम अलग अलग केसेस बनाएंगे। केस वन प्रिंट मंडे, केस टू ट्यूसडे, केस थ्री वेडनेसडे, केस फोर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके हम सारे केस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बनाता हूँ। मैच डे के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या है? केस वन, केस वन क्या बोल रहा है? प्रिंट कर दो मंडे। ठीक है, केस टू क्या बोल रहा है? प्रिंट कर दो ट्यूसडे। केस थ्री क्या बोल रहा है? प्रिंट कर दो वेडनेसडे। ठीक है, केस फोर क्या बोल रहा है? प्रिंट कर दो थर्सडे। एंड केस फाइव क्या बोलता है? प्रिंट कर दो फ्राइडे। केस सिक्स क्या बोलता है? प्रिंट कर दो सैटरडे। सैटरडे की स्पेलिंग कोई बात नहीं, सैटरडे डाल देते हैं अभी तो। सैटरडे, ठीक है। ये तो आज तक सबसे डिफिकल्ट स्पेलिंग लगती है आज भी। केस सेवन, केस सेवन में क्या होगा? प्रिंट कर देंगे हम संडे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो केस थ्री में क्या है? वेडनेसडे। अब मैं आपको इसका सिंटेक्स पहले से समझाता हूँ। हमारे पास जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर आता है हमारे पास पहले मैच केस, जो हमारा कीवर्ड होता है वो होता है मैच। मैच के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, जो हमारी कंडीशन आती है वो हमें यहाँ पे लिखना होती है। कंडीशन क्या है? डे। उसके बाद हमारे पास जो अलग अलग केसेस आते हैं, केसेस आते हैं केस, ये केस, ये केस, केस। इसके बाद हमारे पास जो ये होता है ये मैचिंग के लिए होता है, वन टू थ्री। अगर मैं यहाँ पर जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पर ए डालता और यहाँ पर मैं ए डाल दूं, तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट करेगा। मतलब ये जो हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं ना केस के बाद, ये उस कंडीशन की वैल्यू से मैच होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू मैच कर जाती है। अगर मैं यहाँ पर सेवन लिखूँ तो संडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टू लिखूँ तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसे मैच के ऐसे स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अगर हम इफ स्टेटमेंट लिखते तो मैं लिखता इफ नंबर इक्वल टू वन प्रिंट मंडे, एल्स इफ नंबर इक्वल टू टू ट्यूसडे, एल्स इफ नंबर इक्वल टू थ्री। तो ऐसे करके हम एल्स इफ, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? जो लिखा ना कि अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये इसका अल्टरनेटिव है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद आता है डिफॉल्ट केस। हम डिफॉल्ट केस में क्या करते हैं? डिफॉल्ट केस के अंदर जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ पर टू की जगह 22 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो हमारे पास एक डिफॉल्ट केस भी होता है, केस अंडरस्कोर डाल दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं इनवैलिड इनपुट, कि ये वैलिड इनपुट ही नहीं है, तो अब यहाँ पर इनवैलिड इनपुट प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है इन सात में से, तो ये फाइनल वाले जाके मैच करेगी।
ठीक है, तो हमने अब तक ये सारी चीज़ें पढ़ ली है अच्छे से। अगर आपको मैच केस स्टेटमेंट के बारे में और भी अच्छी कुछ चीज़ और भी ज़्यादा कुछ चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अच्छे से इसका एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ मैच केस स्टेटमेंट के बारे में ही सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे लूपिंग के बारे में कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आप किसी भी कंपटीशन में या किसी भी इंटरव्यू के अंदर बैठ नहीं सकते, क्योंकि हर जगह लूप से ही स्टार्ट किया जाता है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।